कोरोना काल के बाद से ज़रा सी भी तकलीफ हो तो तुरंत लोग जांच करवाने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि इलाज की पहली सीढ़ी जांच ही है। लेकिन कमज़ोर वर्ग के जो लोग होते हैं वो महंगी जांच कराने से बचते हैं, क्योंकि कुछ बीमारियों की टेस्टिंग बड़ी ही महंगी होती है। ऐसे में 15 साल के एक होनहार छात्र ने, मुंबई का ये छात्र है जिन्होंने एक जादुई बेल्ट का आविष्कार किया है जिससे कई बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। आइए मुंबई से आपको ये विशेष रिपोर्ट दिखाते हैं। 15 साल के जयवीर कोचर की खोज ने स्वास्थ्य विभाग को चकित कर दिया है। इसी नाजुक उम्र में जयवीर ने ब्रीथ फ्री नाम की एक ऐसी बेल्ट का आविष्कार किया है जो सांस फेफड़े से जुड़ी कई बीमारियों को पकड़ लेती है। इतना ही नहीं, पीठ, रीढ़ की हड्डी, पसलियों, गर्दन को प्रभावित करने वाले एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम की बीमारी को भी भांपती है। जयवीर अपने परिवार के सदस्यों को बचपन से ही इन बीमारियों से जूझते देख रहे हैं। इसलिए 4 साल पहले कोविड के दौरान उन्होंने अपनी इस खोज पर काम शुरू किया। 4 साल पहले जब मैंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था तब मैंने ऐसे स्टार्ट किया था कि लॉकडाउन चल रहा था और उसमें बहुत से लोगों को स्ट्रेस और एंजाइटी था। तो तब मैंने सोचा कि जो जितनी गहरी सांस लोग लेते हैं उससे पता चल सकता है कि उनके पास कितना स्ट्रेस या एंजाइटी है। तो उसकी वजह से मैंने तब एक ऐसा ही प्रोटोटाइप बनाया था, लेकिन जिसमें कम सेंसर थे और वो ज़्यादा बेसिक था और वो डायग्नोज करता था कि किसी के पास कितना स्ट्रेस या एंजाइटी है। और अभी 3-4 साल इसके ऊपर काम करने के बाद और जब मेरे को ये पता चला कि ऐसी बीमारी है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम की जो मेरे परिवार में है, तब मेरे पास इसका आइडिया है। तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसी बीमारी है, एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी और के पास आपकी परिवार में ये बीमारी है तो ऐसे हो सकता है कि आपके पास भी हो। तो उसके वजह से मेरे पास ये आइडिया आया कि मैं किसी की सांस को ऐसे रिलेट कर सकता हूँ उनकी डायग्नोसिस से। तो तब मैंने ये प्रोटोटाइप बनाया। तो ये ऐसे चलता है कि इसके अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर है ESP8266 जो वाईफाई का इस्तेमाल करता है, और IMU है जिसको इंटरनल मेजरमेंट यूनिट कहते हैं। और ये IMU हमको बताता है कि किसी की वो कितना हिल रहा है, और जब हम उसको छाती पे लगाएंगे या पीठ पे लगाएंगे तो ये पता चलेगा कि आप किसी की छाती या पीठ कितनी हिल रही है। तो ये सब जो डेटा होता है लैपटॉप में जाता है और इसके बाद लैपटॉप में एनालिसिस होती है हम AI या मशीन लर्निंग मॉडल का इस्तेमाल करते हैं इसकी डेटा एनालिसिस करने के लिए। और ये मशीन लर्निंग मॉडल बता सकता है 6 महीने से 1 साल पहले कि आपके पास ये बीमारी है या नहीं है। मुंबई के सरकारी, BMC और निजी अस्पतालों को मिलाकर कुल 1200 मरीजों पर जयवीर अपने इस डिवाइस को टेस्ट कर चुके हैं और 400 डॉक्टरों ने इसे मददगार माना है। डिटेक्शन एक्यूरेसी 95% बताई जा रही है। पेटेंट की प्रक्रिया जारी है। जो हमको डेटा फीडिंग दे रहा है, मेन तो इसका काम है जो स्कैपुलोथोरैसिक मूवमेंट्स और चेस्ट एक्सपेंशंस हमको शो कर रहा है। सो द 360 degree of the entire chest movement is calculated now. Okay. और इसमें कितनी डिसऑर्डर्स या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो डिटेक्ट हो सकती हैं? 3-4 disorders which are very major, very common, like lumbar spondylosis, ये अपना cervical spondylosis हो गया, या फिर मेनली तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ऐसी बीमारी है जो जिसमें केमिकल आपकी ब्लड में बढ़ जाता है, जिस कारण से आपकी बोन्स फ्यूज होना शुरू हो जाती हैं। उसके कारण से धीरे धीरे चेस्ट एक्सपेंशन आपकी कम होना, मतलब जो छाती का फूलना और कम होना सांस लेने के साथ वो कम होना शुरू हो जाता है। तो दैट्स हाउ ही हैड कम विद दिस आइडिया टू मी एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। अगर पेशेंट की फाइनेंशियल कैपेसिटी में नहीं है वो, तो फिर वो टेस्टिंग नहीं होता और उससे डिले इन ट्रीटमेंट होता है। तो अभी ये इस डिवाइस के माध्यम से हम लोग इसके अंदर ये, अगर वो एक जनरल प्रैक्टिशनर जो you say GP or you say an Ayurvedic doctor or homeopathic doctor, even a nurse also can just utilize this device, put it on the chest and the back and understand कि chest expansion उनकी कम हो रही है पेशेंट की। तो उस वजह से और उस हिसाब से फिर वो आगे की टेस्टिंग रिकमेंड कर सकते हैं। और अगर ऐसा है कि भाई चेस्ट एक्सपेंशन और ये नॉर्मल है किसी इंसान का, तो फिर उसको वो हम एक्सपेंसिव टेस्ट से भी बचा सकते हैं। कोविड के बाद लोग डर गए हैं, अभी वही चलते हुए बार बार अपने प्रैक्टिशनर्स के पास जाके बोलते हैं हमें ये टेस्ट करा दो, हमें वो टेस्ट करवा दो। तो इससे अच्छा अगर हमारे पास ऐसा एक यूजफुल इकोनॉमिकल डिवाइस होगा जो मल्टीपल टाइम्स यूज किया जा सकता है विदाउट एक्चुअल, जस्ट लाइक अ स्टेथोस्कोप इन द क्लिनिक। आप स्टेथोस्कोप से करने के तो पैसे लेते नहीं हैं, तो उस वजह से ये डर भी लोगों का कम हो जाएगा। इवन फॉर डॉक्टर्स ऑल्सो दे कैन हैव अ मोर रिलायबल दिस थिंग। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड कंसिडर दिस डिवाइस and incorporate them in all the government hospitals, and then eventually it will become one of the most diagnostic useful tools.
and the future generation, I hope they come with much more products like this. 11वीं के छात्र जयवीर कोचर बतौर रोबोटिक स्टूडेंट अपना काफी समय इस ओमोटेक साइंस लैब में बिताते हैं। इसी उम्र में कईयों के मेंटोर बन चुके हैं, देश विदेश में अपने आविष्कार का प्रदर्शन कर चुके हैं और सम्मानित किए गए हैं। ओमोटेक की संस्थापक ऋतु जैन बताती हैं कि जयवीर जैसे युवा टैलेंट को अगर नाजुक उम्र में ही स्किल ट्रेनिंग दी जाए तो इन छात्रों की उड़ान और परवान चढ़ेगी। इंडिया एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस देता है, तो ऐसे ब्राइट बच्चे हमारे पास बहुत है, लेकिन खाली एक चीज़ जो मुझे लगता है गैप है जो ब्रिज करना चाहिए, और गवर्नमेंट उसमें बहुत ही आगे बढ़ रही है कि हमारा जो एकेडमिक नॉलेज है उसको रियल नॉलेज में हमें कन्वर्ट करना चाहिए। जब तक ये गैप हम ब्रिज नहीं करेंगे, हमारे प्रोडक्ट्स या हमारे फिनिश प्रोडक्ट्स हम इंडिया में बना नहीं सकेंगे। हमारा वो डिटेलिंग, हमारा यूथ जो है, अगर जैसे अभी स्टार्टअप्स का दौर आया है, लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, आपके जो अटल सेंटर्स है, आपके जो मेकिंग एंड लर्निंग वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारा NEP पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भी कंपलसरी कर दिया है कि जो भी आप सिखा रहे हैं उसको रियल टाइम एप्लीकेशन बेस्ड करें। भारत हुनरमंदों का सागर मालूम पड़ता है और आविष्कार के पंख अगर कम उम्र में ही लग जाएं, तो सोचिए कि ये भविष्य में देश को कितना रोशन करेंगे। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। दिल्ली में बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटर में जिस तरह से 3 छात्रों की मौत हुई, उसके बाद से बेसमेंट में व्यापारिक गतिविधियों के संचालन पर बहस शुरू हो गई है। NDTV ने भी अपनी खास पड़ताल की, ऐसी जगहों पर पहुंची तो हमने चौंकाने वाली तस्वीरें देखी हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में जहां दुकानें चल रही हैं, तो अस्पताल के बेसमेंट में ICU। जवाब वही रटा रटाया है, जांच चल रही है। दिल्ली से ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये बेसमेंट में बस गए हैं अस्पताल, होटल, कोचिंग, जाने क्या क्या। रायपुर में 400 से ज्यादा छोटे बड़े अस्पताल हैं। बेसमेंट में जहां कायदे से पार्किंग होनी थी, वहां ICU, वार्ड से लेकर डॉक्टरों के कमरे तक हैं। 400 अस्पतालों की तस्वीर दिखाना मुमकिन नहीं है, लेकिन कैमरे में जो कैद हुए उसमें श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल, अस्पताल के बेसमेंट में इमरजेंसी, काउंसलिंग, MRD, TPA, ORB स्कैन जैसी कई चीजें हैं। दिल्ली के तरह से जैसे घटना यहाँ भी नहीं होना चाहिए, यहाँ भी सब चीज़ को सही से रखना चाहिए। हमेशा वो नीचे वाला जो पानी जाता है, दुर्घटना होता है तो घटना होता ही होता है। देवेंद्र नगर के मोर अस्पताल के बेसमेंट में ICU, डायलिसिस, बर्न वार्ड, एक्सरे तक है। भगवान न करे कोई हादसा हो जाए तो मरीजों को निकालना तक मुश्किल। दिल्ली की घटना जो हुई उसके बाद से इस बात की बहस छिड़ी हुई है कि बेसमेंट में कोई भी व्यापारिक या स्वास्थ्यगत सेवाएं क्या वहां पे संचालित की जा सकती हैं, क्योंकि अगर किसी भी तरीके की कोई भी अप्रिय घटना होती है तो ऐसे में वहां से कैसे बचा जाएगा। अब अस्पताल अगर बेसमेंट में चल रहे हैं और फर्स्ट बेसमेंट, सेकंड बेसमेंट में ICU बनाए जाते हैं, तो जहाँ पे गंभीर मरीज पहुँचते हैं, अगर कुछ ऐसी अनहोनी होती है तो उस अनहोनी से कैसे निपटा जाएगा। तो एक बड़ा उदाहरण यहाँ पे इस हॉस्पिटल में बेसमेंट में ICU तैयार किए गए। खुद इस पेशे से जुड़े लोग मानते हैं ये खतरनाक है। रायपुर भी महानगर बनने की ओर अग्रसर है, तो जितने भी कॉम्प्लेक्सेस बने हैं या अस्पताल हैं या बड़ी बिल्डिंगें हैं जो नियम के विपरीत संचालन हो रहे हैं, न केवल अस्पतालों में बल्कि दूसरे कॉम्प्लेक्सेस में भी हो रहे हैं। अकेले अस्पताल ही नहीं, लालगंगा शॉपिंग मॉल के बेसमेंट में दुकानें संचालित हो रही हैं। आश्चर्य इस बात का कि दुकानदारों के मुताबिक ये सब कानूनी दायरे में है। बिल्डर ने हमको बेची थी और ये लीगल है पूरी, और ये क्यों लोअर ग्राउंड है, इसके नीचे बेसमेंट अलग है। अच्छा, बेसमेंट और ये ये बेसमेंट है इसके नीचे, और जस्ट ये क्यों चारों साइड से खुला हुआ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल डर नहीं है, तो पानी बाहर निकल जाता है ना। वो तो इलीगल था दिल्ली वाला, ये तो लीगल है ना। फिर भी अगर आप देखोगे तो दुकानें हैं, अगर इलीगल रहता तो सरकार एक्शन तो लेती ना कहीं यहाँ पे। प्रशासन खुद मानता है कि बेसमेंट का इस्तेमाल पार्किंग या स्टोरेज के लिए होना चाहिए, लेकिन हद ये है कि जो तस्वीरें NDTV के कैमरे ने चंद घंटों में दिखा दी, उसके बारे में नगर निगम को मालूम तक नहीं। ऐसी उनकी दलील है।
यूजुअली हमारे जो बेसमेंट काम है मोस्टली स्टोरेज या पार्किंग के लिए हम लोग दिया जाता है। स्टोरेज में भी नॉन फ्लेमेबल वाला सब्सटेंस होना चाहिए, उसके साथ साथ वहाँ पे एडिक्वेट वाटर का सेफ्टी होना चाहिए, फायर सेफ्टी होना चाहिए, इस टाइप का। कमर्शियल एक्टिविटी के लिए हम लोग बहुत उसको अलाउ यूजुअली नहीं करते हैं, एक्सेप्ट कुछ जगह जहाँ एक्सेप्शनल केसेस वगैरह हैं वहाँ पे हम लोग अलाउ करते हैं। ऐसे कुछ जगह पे हमें मिला है कि इस पे हमारे यहाँ पे टीम गई थी। दिल्ली ऐसी स्थिति नहीं है कि यहाँ पे कोई कोचिंग सेंटर वगैरह चल रहा है, बट हाँ कुछ जगह पे हम लोगों ने देखा कि बेसमेंट्स में यूजुअली बेसमेंट्स में उनमें कुछ लोग रहते हैं। आई थिंक ICU का भी ऐसे हमें नहीं ये हुआ है, बट कुछ लोग रहते हैं, स्पेशल स्टाफ्स वगैरह रहते हैं। तो हम यहाँ जहाँ पे थोड़ा बहुत एनिमलीज पाई गई 10 ऐसी जगह हम लोगों ने उनको नोटिस वगैरह जारी किया है। अब प्रशासन को मालूम नहीं या वो मालूम करना नहीं चाहते, ये तो वो ही जाने, लेकिन ये तस्वीरें ही सच्चाई बताने के लिए काफ़ी हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, भवन और अस्पतालों के बेसमेंट का नियम विरुद्ध उपयोग किया जा रहा है। दिल्ली की घटना को देखते हुए जिला प्रशासन को सख्त होना होगा ताकि राजधानी रायपुर में दुर्घटनाओं से बचा जा सके। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, NDTV। और अब आइए बात करते हैं रांची में हो रहे 2 दिवसीय खास आयोजन की, जिसमें आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। अलग अलग राज्यों से कलाकार यहां पर पहुंचेंगे। देश भर से आए आदिवासियों से 2 दिन तक ऐसे ही गुलजार रहेगा रांची। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम की शुरुआत की। देखिए, विश्व आदिवासी दिवस है। देश में, राज्य में अलग अलग जगह पर लोग अपना उत्सव मना रहे हैं और हम लोग अपने राज्य में भी 2 दिवसीय ये उत्सव हम लोग विगत 2-3 सालों से मना रहे हैं। ये तीसरा कार्यक्रम है और काफ़ी उल्लास, और आप देख रहे हैं लोगों का जो उत्साह है, वो उत्साह कितना ज़्यादा लोगों में ये है कि आज हम इस दिवस को और बेहतर ढंग से मनाएं। इस कार्यक्रम में आदिवासी अपनी कला का प्रदर्शन तो करेंगे ही, अपनी समस्याओं पर भी चर्चा करेंगे। मुख्य धारा से गायब हो रहे आदिवासी व्यंजनों का भी स्वाद यहाँ चखा जा सकेगा। विश्व आदिवासी दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और मैं चाहती हूँ कि ये 2 दिवस का कार्यक्रम है, आप यहाँ आइए, यहाँ के व्यंजनों का स्वाद लीजिए। यहाँ के बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, देश के अलग अलग राज्यों से भी कलाकार आए हुए हैं, तो आप यहाँ का लुत्फ उठाइए। इस कार्यक्रम में एक साथ 12 पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। दरअसल ये समारोह फिल्म, साहित्य, कविता और कहानियों का अनोखा संगम रहने वाला है। आदिवासी संस्कृति को नजदीक से समझना हो तो इस कार्यक्रम से आसानी से समझा जा सकता है। झारखंड में आदिवासी संस्कृति और राजनीति बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, वो भी तब जब विधानसभा चुनाव सिर पर हो। जाहिर है तमाम मुश्किलों के बाद सत्ता बरकरार रखना आसान नहीं है। ऐसे में विश्व आदिवासी महोत्सव हेमंत सोरेन सरकार के लिए वरदान साबित हो सकता है, बशर्ते आदिवासी समाज से किया हुआ वादा सत्ताधारी महागठबंधन पूरा कर दे। रांची से हरिवंश शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।